अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में हम जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द मैन ऑफ द क्राउड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटर को स्टडी करते हैं, हम राइटर को देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो राइटर हमारे पास एडगर एलन पो हैं, शॉर्ट स्टोरी के राइटर, जो 1809 में पैदा हुए और 1849 में इनकी डेथ होगी। अगर हम इनका टाइम स्पैन देखें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें विक्टोरियन इरा देखने को मिलती है। ठीक है, तो विक्टोरियन इरा के कुछ इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, इवन कि एट द सेम टाइम हमें रोमांटिसिज्म भी इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। एडगर एलन पो ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, क्रिटिक थे। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरीज कहा जाता है। इन्हें 1843 में लिटरेरी प्राइज दिया गया था फॉर हिज वर्क द गोल्ड बग के लिए, और इन्होंने 1827 में यूएस आर्मी को ज्वाइन किया था अंडर द नेम एडगर ए पेरी के नाम से। और फिर 1827 में ही इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क पब्लिश करवाया था अंडर द नेम टेम्बरलैंड, जिसे द बोस्टोनियन के नाम से पब्लिश करवाया गया था, यानी उसमें ये पेन नेम यूज किया गया था। 1845 में इसकी ये पोइम आती है द रेवन, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन इसका एक ऐसे है जिसके अंदर बेसिकली वो शॉर्ट स्टोरी की बात करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मदर ऑफ मोरगरो ये इसका एक वर्क है जिसके अंदर बेसिकली ये डिटेक्टिव स्टोरी के कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये गोथिक फिक्शन का यूज करते हैं अपने वर्क्स में। इनकी जो स्टाइल होते हैं मिस्टीरियस स्टाइल है, इनिग्मेटिक स्टाइल है, थोड़ा सा पजलिंग स्टाइल होता है। ठीक है, इसकी जो स्टोरी है बेसिकली सिंगल इवेंट्स पे बेस करती है, यानी अकॉर्डिंग टू द एडगर एलन पो जो शॉर्ट स्टोरी है वो बेस करती है एक सिंगल इवेंट पे, सिंगल सेटिंग होती है, माइनर से उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इवन की जो शॉर्ट स्टोरी है हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। ये नेचर के बारे में बात करता है, वुमेन के बारे में बात करता है, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इसके अलावा जो विक्टोरियनिज्म के इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे हो रही थी उसके हैव एंड हैव नॉट्स के कॉन्सेप्ट्स, सब्जेक्टिविटी, इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गोथिक एलिमेंट्स। ठीक है, गोथिक एलिमेंट और रोमांटिसिज्म एट द सेम टाइम हमें देखने को मिलते हैं। इन हिज वर्क ही सीम्स टू रिटर्न टू द नेचर, यानी नेचर की तरफ वो वापस होता देखने को मिलता है, नेचर के कॉन्सेप्ट्स वो दिखाता है। पॉलिटिक्स की बात करेगा, इंडिविजुअलिज्म की बात करेगा, और इसके अलावा माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बताएगा अपने वर्क्स में अंदर। ही वाज आल्सो, तो हमें इसके वर्क्स में आर्ट फॉर आर्ट से के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रेंच सिंबोलिज्म में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट के अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये वुमेनिज्म की भी बात करते हैं, वुमेन के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड बायरन जैसे राइटर, रोमांटिक राइटर से ये इंस्पायर थे। इसके अलावा ये एडमायर करते हैं शेक्सपियर को, शेक्सपियर जैसे एलिज़ाबेथन इरा के जो राइटर्स हैं हमारे पास देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास अलेक्जेंडर पोप जैसे क्रिटिक को एडमायर करते हैं अपने वर्क्स में देखने को मिलते हैं। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, हम शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं। द मैन ऑफ द क्राउड 1840 में ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई थी। स्टाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये नॉन लीनियर इसका प्लॉट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो नरेटर है ना वो थक जाता है लेकिन उसका कोई सोल्यूशन उसे नहीं मिलता। शॉर्ट स्टोरी की ओपन एंडिंग दिखाई हुई है। इसके अंदर दो हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, पहला नरेटर है, दूसरा ओल्ड मैन है। नरेटर बेसिकली उसकी अपीयरेंस ऐसे वाज़िया तो नहीं की गई, लेकिन ये दिखाया हुआ है कि ये जो नरेटर है ये अभी अभी कुछ थोड़ी सी डाइजीज, यानी से कुछ डाइजीज थी, उससे थोड़ा सा रिकवर होके आया है। डी होटल में ये बैठा हुआ है और ऑब्जर्व करता है लोगों को। डी होटल में पहले क्राउड था, फिर बाद में मॉब, यानी बहुत लार्ज क्राउड हो गया वहाँ पे। फिर उसी के अंदर वो देखता है एक ओल्ड पर्सन की पर्सनैलिटी उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और फिर उसी को वो पीछे चलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो ओल्ड पर्सन के पीछे पीछे जाता है तो ओल्ड पर्सन कभी लंदन की स्ट्रीट में जाता है, फिर बारिश होने लग जाती है, फिर वो क्राउड में जाता है, और इसके फेशियल एक्सप्रेशन जो ओल्ड पर्सन के चेंज हो जाते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हमारा नरेटर जो इसके पीछे पीछे जा रहा होता है ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट जो ओल्ड पर्सन जाता है वो जाता है कुछ थिएटर में जाता है, फिर वो बाजार में जाता है, बाजार बंद हो रहे होते, फिर दोबारा डी होटल में जाता है। तो इस तरह ये दिखाई गई है तकरीबन 24 आवर प्लस, यानी एक दिन से ज़्यादा उसकी वॉक दिखाई गई है। नरेटर जो ओल्ड मैन के पीछे चलता है, लेकिन फिर बाद में नरेटर एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ये कहता है कि ये जो ओल्ड मैन इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। लेकिन जो ओल्ड मैन की जो पर्सनैलिटी है ना वो इसे बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि वो देखता है कि इसके जो फेस है ये कभी कि एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि उसमें खुशी भी है, उसमें
इंटेंस डिसअपियर भी है। इसके अलावा वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ओल्ड पर्सन के पास एट द सेम टाइम डैगर भी है और डायमंड भी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। तो डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं ना इसमें। इसके अलावा अगर हम इसकी सेटिंग देखें तो आपको इसकी सेटिंग वैसे तो जैसे शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें डी होटल में देखने को मिलती है, लेकिन इसकी सेटिंग हम ये भी कह सकते हैं कि अननेम्ड है, क्योंकि इसकी सेटिंग ना चेंज होती है। ये शॉर्ट स्टोरी एक जगह पे तो प्लेस नहीं हो रही, क्योंकि वो जगह जगह जा रहा है, तो ये भी उसी के पीछे जा रहा है ओल्ड पर्सन के साथ। तो हमें इसकी शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग शिफ्टिंग में भी देखने को मिलती है। इसके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट दिखाई गई है ये नरेटर की, ठीक है। नरेटर मैंने आपको बताया वही एक करेक्टर ही है जो अननेम्ड दिखाया हुआ है। यंग इसकी पर्सनैलिटी से देखने को यानी ऐसा फील होता है जब हम शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं कि ये यंग होगा। यानी हम देखते हैं कि इसकी इनर कन्फ्लिक्ट है कि वो देखना चाह रहा है कि ओल्ड मैन क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसी के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रही है। और इवन कि लास्ट पे क्या होता है, वो ओल्ड मैन के बिल्कुल सामने आगे खड़ा हो जाता है कि ओल्ड मैन नोटिस करे, लेकिन वो देखते हैं कि ओल्ड मैन नोटिस ही नहीं करता, ठीक है। गोथिक स्टाइल हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर जो मिस्टीरियस सेटिंग हमें देखने को मिलती है ना, सस्पेंस हमें देखने को मिलता है। जो राइटर जो इसका नरेटर है उसका, तो गोथिक स्टाइल भी हमें इसमें देखने को मिलता है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये लिखी गई है और इसके अंदर अनसनी और लंदन सिटी को वगैरह को हाईलाइट किया गया। अब अनसनी बेसिकली थीम्स में हम देखते हैं। अनसनी हम कह सकते हैं सिगमंड फ्राइड ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जिसके अंदर हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज एट द सेम टाइम फेमिलियर और अनफेमिलियर विद द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अनसनी की सिचुएशंस भी हमें देखने को मिलती है शॉर्ट स्टोरी में। अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी के थोड़े से थीम को देखें तो थीम्स में हमें देखने को मिलते हैं अनसनी का थीम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फेमिलियर भी होता है और अनफेमिलियर भी होता है ओल्ड पर्सन से। स्प्लिट पर्सनालिटी का हमें देखने को मिलता है। अब जो स्प्लिट पर्सनालिटी को आप इस तरह ले सकते हो कि एक ही पर्सन इन टू पर्सनालिटी, यानी एक ही पर्सन हो लेकिन उसकी पर्सनालिटी दो शो करवाई जा रही है, क्योंकि ये एक डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरी हम कह सकते हैं, ये एक गोथिक फिक्शन है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हो सकता है ये दिखाया हुआ है कि ये जो ओल्ड पर्सन है वो इसका सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड हो, या इसकी हम कह सकते हैं इसकी डिजायर या इड जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, जिसको ये फॉलो करता है और फिर बाद में एग्जॉस्ट हो जाता है, और ये अनकॉन्शियस और ये जो नरेटर है ये कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है। तो इस तरह हम ये देखते हैं थ्रू द स्प्लिट पर्सनैलिटी के जो कॉन्शियस पार्ट या एन एबिलिटी ऑफ द कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड टू फाइंड आउट द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड, ठीक है। अब जो स्प्लिट पर्सनैलिटी पे हम यही देखते हैं, इसका यही मीन हम लेते हैं कि एक में भी हो सकता है कि ये जो ओल्ड पर्सन है वो यही हो, ठीक है। अगर हम किसी भी शॉर्ट स्टोरी को पढ़ें तो जिसकी ओपन एंडिंग रखी जाती है ना, तो उसके अंदर हम रिस्पॉन्स थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके मल्टीपल फिर इंटरप्रिटेशन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हमें ये पर्सनालिटी देखने को मिलती है, जिसे हम वी कैन अज्यूम कि ये इसका सबकॉन्शियस पार्ट माइंड हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि हम कहते हैं ना कि मेरी डिज़ायर है कि उसे जाके देखें। तो ये भी इस तरह है कि वो चाहता है कि ओल्ड पर्सन इसे नोटिस करे, ओल्ड पर्सन को वो देख ले, लेकिन वो ओल्ड पर्सन उसे कोई नोटिस ही नहीं करता, ठीक है। फिर लास्ट में इवन के लास्ट पे क्या होता है कि वो ओल्ड पर्सन के सामने जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन ओल्ड पर्सन को फिर कुछ पता नहीं होता। हमें यहाँ डुअलिटी का थीम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो डुअलिटी क्या है कि वो बैठा बैठा चीज़ों को कैटेगराइज कर रहा है। एक पेयर ऑफ क्लर्क ये देखता है, क्लर्क को कैटेगराइज करता है, ठीक है। और इसके अलावा वो वुमेन को देखता है एंड सो ऑन। लंदन सिटी की ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है कि जो लंदन की सिटी है ना वो पॉपुलेटेड है, ठीक है। जो लंदन की सिटीज़ हैं वो ओवर क्राउडेड है, पॉपुलेटेड है एट द टाइम, यहाँ पे ये शो किया गया है। लंदन की सिटी में आइसोलेशन है, ठीक है। वहाँ पे एक पर्सन अ मैन ऑफ द क्राउड, ठीक है, एक मैन है ऑफ द क्राउड। ये इसलिए टाइटल, मैं टाइटल की आपसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ ऑब्जर्वेशन ऑफ लंदन सिटी को भी हाईलाइट किया गया, क्योंकि वो जो नरेटिव वो बताता है कि लंदन में डी होटल में बैठे इतने पॉपुलेशन थी, फिर हम जब वहाँ पे गए वहाँ इतनी पॉपुलेशन की ओल्ड मैन थी, इसके क्राउड में जाके इसकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए एंड सो ऑन। गोथिक एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं और आइसोलेशन, ये जो आइसोलेशन है ये वाला थीम इसके टाइटल के साथ मैच करता है। अब आप देखें ये जो टाइटल है इसके अंदर में देखने को मिलता है द मैन ऑफ द क्राउड। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी था जो ओल्ड पर्सन था, और किसमें जो नरेटर है वो उसे देखता है क्राउड में।
क्राउड में वो एक ऐसे पर्सन को देखता है जिससे वो एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कहता है द मैन ऑफ द क्राउड। ठीक है, क्योंकि वो उसे क्राउड में देखता है, क्राउड में देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके पीछे चलना शुरू हो जाता है, फिर उसे एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इवन के वो लास्ट पे उसे छोड़ देता है ये अज्यूम करते हुए कि ये अ टाइप ऑफ क्रिमिनल है। ठीक है, इसलिए ये रुक नहीं रहा। तो हम देख सकते हैं द मैन ऑफ द क्राउड, ये जो टाइटल है जस्टिफाइड है। और इवन के जब हम देखते हैं जब से शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हमारे पास एक वहाँ पे एक राइटर की द करेक्टर ऑफ मैन, ठीक है, ये एक वर्क है। ले ब्रुअर ने लिखा था ये वर्क, जिसकी फर्स्ट लाइन कोट की गई, जिसके अंदर यानी उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट के लाइन कोट की गई है, जिसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये थी, द ग्रेट मिसफॉर्चून ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बी अलोन। और इवन के एट द सेम टाइम दूसरी लाइन भी किसी और टेक्स्ट से लेके उसे कोट किया गया है, जिसका मतलब है इट डज नॉट परमिट इटसेल्फ टू बी रेड, या ये कॉन्टेक्स्ट भी है कि सम बुक्स डू नॉट परमिट इटसेल्फ टू बी रीड। तो इट डज नॉट परमिट इटसेल्फ टू बी रीड कि ये वो अपने आप को इजाजत नहीं देता कि वो रीड किया जा सके। तो उस कोटेशन के हिसाब से भी हम ये देखते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है ना, ये परमिट ही नहीं करता कि उसको रीड किया जाए, उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाए, ये इसे नहीं पता। ठीक है, ये जो ओल्ड पर्सन है ये कभी भी नोटिस नहीं करता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस हम ये देखते हैं कि ये अपने आप को परमिट नहीं कर रहा कि टू बी रीड, इसलिए वो जो पर्सन है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, आइसोलेटेड दिखाया गया है ये पर्सन जो हमारे पास ये इतने बड़े क्राउड में अकेला है, आइसोलेशन है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, और इसके अलावा एग्जॉशन या स्ट्रेंजनेस का थीम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर कोटेशन के साथ आपसे बात करूं तो कोटेशन में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली जो कोटेशन है इसे हमें देखने को मिलता है जब वो कहता है आई ड्राइव अ पॉजिटिव प्लेयर फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्स ऑफ पेन, कि वो जो किस बीमारी से उठ के अभी आया था तो उस यानी उस डिजीज के बारे में वो बात करते हैं कोटेशन के अंदर। ठीक है, दे डिड नॉट इंस्पायर्ड मी ग्रेटर। तो ये वो देखता है कि जब मैंने इतने सारे क्राउड को देखा तो किसी ने मुझे इतना इंस्पायर नहीं किया, लेकिन फिर वो बताता है कि एक ऐसा पर्सन था, ये जो दिखाया ना ओल्ड मैन, 65 टू 70 ईयर्स इसकी एज दिखाई गई है, वो थोड़ा सा शॉर्ट इन स्टैचू दिखाया गया, और इसके जो कपड़े हैं वो कहते हैं इतने ज्यादा, यानी कपड़ा अच्छा है जो इसने पहना हुआ है, लेकिन वो साफ नहीं है इतने ना। तो इसके अलावा ये थिन इन स्टैचू है, फीबल दिखाया हुआ, वीक दिखाया हुआ है। तो वो ये उसके फेशियल एक्सप्रेशन को थ्रो करती है ये कोटेशन। वो कहता है ऑफ ट्रम्फ, ऑफ मैरीमेंट, ऑफ टेंस, ऑफ ग्रेट डिस्पेयर। तो इसके ये वाली जो फेशियल एक्सप्रेशन उसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और एट द सेम टाइम जब वो उसके देखते हैं डैगर एंड अ डायमंड, एट द सेम टाइम वो कहते हैं दीज ऑब्जर्वेशन हाइटेंड माय क्यूरियोसिटी। का जब मैंने देखा कि इसके पास डैगर भी है, डायमंड भी है, तो मेरी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अच्छा, फिर वो कोटेशन ये वाली कोट वो करते हैं, वो कहते हैं आई एस्टोनिश टू हिम रिपीटेड द सेम टाइम सेवरल बार। आई एस्टोनिश टू सी हिम, यहाँ सी आएगा, सी हिम रिपीटेड द सेम वॉक सेवरल टाइम्स। तो वो कहते हैं कि इतनी मरतबा एक ही जगह पे चले जा रहा है और इसने मुझे नोटिस भी नहीं किया, और मुझे नोटिस नहीं किया और फिर वॉक को रिज्यूम करा। ठीक है, ये वाली जो कोट है ये उसकी लास्ट पैराग्राफ से ली गई है। वो कहते हैं ही नोटिस्ड मी नॉट एंड रिज्यूम्ड हिज सोलम वॉक, क्योंकि वो उसके आगे सामने आके खड़ा हो जाता है ना। लास्ट पे क्या होता है कि जो नरेटर होता है वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वो जो ओल्ड पर्सन है वो उसे नोटिस ही नहीं करता, चला जा रहा है। ठीक है, फिर वो उसे कहता है ही इज द मैन ऑफ द क्राउड, आई शैल लर्न नो मोर फ्रॉम हिम नॉर फ्रॉम हिज डीड्स। ठीक है, तो ये उसे मैन ऑफ द क्राउड, ये हमारे पास यहाँ पे भी टाइटल जस्टिफाइड है। नेक्स्टली यहाँ पे वो कहते हैं ही इज एन ओल्ड मैन एंड अ टाइप ऑफ डीप क्राइम। तो यहाँ पे वो ये भी अज्यूम करता है कि ये ओल्ड मैन है, शायद इसने कोई क्राइम किया हो जिसकी वजह से वो चला ही जा रहा है, या तो किसी को शक ना हो, क्योंकि उसके पास डायमंड भी था और डैगर भी था। ठीक है, द ग्रेट misfortune ऑफ नॉट being एबल टू बी अलोन, इट डज नॉट परमिट itself टू बी रीड। ये जो मैंने आपको बताया है, जो इसने रेफरेंसेस लिए हैं, क्योंकि इस शॉर्ट स्टोरी में हमें एल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं, रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, तो ये वो दोनों कोट थी जो मैंने आपको बताई हैं इसके टाइटल के साथ रिलेट करके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरी द मैन ऑफ द क्राउड को अच्छे से समझने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई भी क्वेरी बाकी नहीं रही होगी। इस वीडियो की जो नोट्स हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई भी पॉइंट ऐड करना हुआ तो आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें अगर कोई न्यू पॉइंट ऐड करना हुआ तो मैं वहां पिन अप कर दूंगी। ठीक है, पिंड कर दूंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी, कश्मीर के पीपल को भी, फलस्तीन के पीपल को, बर्मा के जितने भी मुसलमान मुसीबत में हैं उसे अपने खास दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।